Morning students, we are studying our chapter number 1, that is challenges of nation building. So our first heading is challenges for the new nation. At the hour of midnight on 14-15 August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was the famous Test with Destiny speech that you are familiar with. This was the moment India had been waiting for. You have read in your history textbooks that there were many voices in our national movement, but there were two goals almost everyone agreed upon. One, that after independence we shall run our country through democratic government, and two, the government will be run for the of all, particularly the poor and the socially disadvantaged group. Now that the country was independent, the time had come to realize the promise of the freedom. तो देखो, ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इससे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पीच गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू? तो उस स्पीच का नाम है टेस्ट विद डेस्टिनी. एंड व्हाट वर द टू डेवलपमेंट गोल्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन विच एवरी वन एग्रीड अपॉन? तो कौन से ऐसे दो डेवलपमेंट गोल थे जिस पे हर कोई एग्री कर रहा था, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे? तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. देखो, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी. उसके बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उस टाइम रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी थी, और इस स्पीच का नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी. देखो, जब हमारा नेशनल मूवमेंट था ना, उस टाइम पे बहुत सारी वॉइसेस थी कि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट होने चाहिए, हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट होनी चाहिए, हमारी कंट्री सेकुलर होनी चाहिए. तो बहुत सारी डिमांड्स थी. तो जिसके कुछ लोग उसके फेवर में थे किसी डिमांड के, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे डिमांड्स के. लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट गोल थे, दो गोल ऐसे थे जिस पे हर कोई एग्री कर रहा था. फर्स्ट, देख कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, आवर कंट्री मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हमारी कंट्री जो होगी वो क्या होगी? डेमोक्रेटिक कंट्री होगी. एंड सेकंड, दैट हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो जो डिस्पैरिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, इनइक्वालिटीज़ हैं, उन्हें रिड्यूस करेगी और वर्क करेगी फॉर द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप. यानी कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करेगी. जो पॉवर्टी है हमारी कंट्री से वो हटाएगी, जो डिस्पैरिटीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर उन्हें रिड्यूस करेगी. सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप वो होते हैं जैसे आपके शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब हो गई, अदर बैकवर्ड कास्ट हो गई. तो कुछ सेक्शन होता है अदर बैकवर्ड कास्ट का जो किसके अंदर आता है? सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर. स्पेशली दो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं हमारे यहाँ पे, एंड डेट इज़ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. और भी देखो, बहुत सारे हम सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर कंसिडर कर सकते हैं. जेंडर के बेसिस पे देखें तो वुमेन भी क्या है? सोशली डिसएडवांटेज्ड है. This was not going to be easy. India was born in a very difficult circumstances. Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947. Freedom came with the partition of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation. तो देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव थे, जो दो डेवलपमेंट गोल थे कि हमारी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना, और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उसे अपलिफ्ट करना, सोसाइटी हमारी कंट्री के अंदर डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए इन गोल को अचीव करना. डिफ़िकल्ट इस वजह से था क्योंकि कोई भी कंट्री इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में बॉर्न नहीं हुई थी. बॉर्न मीन्स इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी जितनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर इंडिया हुई थी. क्योंकि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुई वैसे ही इंडिया को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया. जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज़ वन फॉर हिंदूज़, दैट इज़ हिंदुस्तान, एंड अदर फॉर मुस्लिम, दैट इज़ पाकिस्तान. लेकिन देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे पार्टीशन के टाइम पे भी जो इंडिया बना था वो उसमें सिर्फ मुस्लिम, ये नहीं था कि उसमें सिर्फ हिंदूज़ हैं, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदूज़ भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे. बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जो अपने विल से वॉलेंट्रली इंडिया को उन्होंने चूज़ किया था कि हम इंडिया के साथ रहेंगे. इसी वजह से हमारी कंट्री को एक सेकुलर कंट्री भी बनाया गया था. हम ये सब चीज़ें आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. तो देखो, ये जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है इससे सिर्फ आपके दो ही क्वेश्चन पॉसिबल हैं. फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस स्पीच गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू? दैट इज टेस्ट विद डेस्टिनी. और ये आप सब जानते होंगे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू. हम कब इंडिपेंडेंट हुए थे? 15 अगस्त 1947. एंड सेकेंड, व्हाट वर द टू डेवलपमेंट गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन? कि कौन से ऐसे दो डेवलपमेंट गोल थे जिस पर ऑलमोस्ट सभी ने एग्री किया था? तो वो यही थे कि एक तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, सेकंड जो हमारी कंट्री है वो गुड फॉर ऑल के लिए वर्क करेगी, यानी कि सबका भला हो, वेलफेयर ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करेगी, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो, और अपलिफ्ट करेगी जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. नाउ मूव टू द
सेकेंड हेडिंग दैट इज़ थ्री चैलेंजेस। और इससे देखिए आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वर द थ्री चैलेंजेस विच इंडिपेंडेंट इंडिया फेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो कौन से तीन चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस किए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो तीन चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस किए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आप हम उसे देखेंगे। फर्स्ट चैलेंज तो ये था कि देखो हमारी कंट्री ना एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है। प्लूरलिस्टिक मीन्स एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स मीन्स यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। और सबके देखो जब इतने डाइवर्स कंट्री होगी तो सबके इंटरेस्ट भी अलग होंगे, सबके एम्स भी अलग होंगे, सबके ऑब्जेक्टिव भी अलग होंगे। तो इसी वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारी कंट्री के सामने सबसे पहला चैलेंज यही था, टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सारी की सारी कंट्रीज़ पीसफुली हारमोनी मेंटेन करके सब एक साथ रहें और कंट्री को डेवलप कराएं। तो फर्स्ट चैलेंज तो क्या था हमारे सामने, टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सेकंड चैलेंज हमारे सामने क्या था हमारी कंट्री के लिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सामने, कि हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है ना। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का मतलब ये नहीं कि हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दें। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू इस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही सफिशिएंट नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। वी हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, देन ओनली द डेमोक्रेसी विल बी स्टैब्लिश इन अ कंट्री। हमें जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे वर्क हैं, गवर्नमेंट के जो वर्क्स हैं, वो भी किसके अकॉर्डेंस में होने चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी हम क्या होंगे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं देखिए जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस भी है, इलेक्शन भी होते हैं, तब भी वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में क्या किया जाता है, माल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी पीआरआई पार्टी थी मैक्सिको के अंदर, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना के अंदर, ठीक है ना। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती है, हमें उस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क भी करना होता है। तो दो चैलेंजेस हो गए, फर्स्ट था टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड सेकंड वन इज़ टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड थर्ड वन इज़ वेलफेयर ऑफ ऑल द सिटीज़न ऑफ द कंट्री। थर्ड ये था कि हमें सारे सिटीजन्स जितने भी हैं उनका वेलफेयर करना है, यानी कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उन्हें अपलिफ्ट करना है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं हमारी कंट्रीज़ के अंदर उन्हें रिड्यूस करना है, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर, रिलीजन, ये सब इनके बेसिस पे इन सबको ख़त्म करना है, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया, अब हम इन्हें डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। Broadly, independent India faced three kinds of challenges. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodated of the diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. Its people spoke different languages and followed different cultures and religion. At the time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. तो देखो फर्स्ट चैलेंज हमारे सामने यही था कि हमें एक ऐसा नेशन बनाना है जो एक यूनाइटेड हो, जो हमारी सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है उसे एकोमोडेट कर सके। देखो इंडिया का जो साइज़ है ना बहुत बड़ा है, यानी कि कॉन्टिनेंटल साइज़ है, यानी कि कॉन्टिनेंट के बराबर जो है ना हमारी कंट्री का साइज़ है, और डाइवर्सिटी भी उतनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं। तो उस टाइम पे ये बिलीव किया जाता था, ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री ज़्यादा टाइम तक के यूनाइटेड नहीं रह पाएगी। इंडिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी कि वो छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट चैलेंज था। तो आगे से हम देखते हैं इसके अंदर, और इतना आपको इतना ही लिखना है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, फिर भी हम पढ़ लेते हैं आगे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री appeared to prove everyone's worst fear. There were serious questions about the future of India. Would India survive as a unified country? Would it do so by emphasizing national unity at the cost of every other objective? Would it mean rejecting all regional and sub-national identities? And there was an urgent question: how was the integration of the territory of India to be achieved? तो देखो जब हमारा पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद जो है ना हर किसी को ये फियर होने लगा था कि अब जैसे हमारे इंडिया के दो टुकड़े हुए हैं, दो पार्ट हुए हैं, और भी ज़्यादा इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, और भी इंडिया बाइफरकेट होगा, डिवाइड होगा, फ्रेगमेंट होगा और डिसइंटीग्रेट होकर और पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और ये था कि इंडिया अपनी नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए क्या सारे ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर देगी। कैसे सारे ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने की बात की जा रही है कि इंडिया एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाएगी। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, और इंडिया जो है मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह बिहेव नहीं करेगी, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करेगी, ना डेमोक्रेटिकली बिहेव करेगी। सारी पावर एक हैंड में होगी, जिससे जो प्रिंसली स्टेट थे, देखो हमारे जब हम इंडिपेंडेंट हुए ना उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट थे,
और उन 565 प्रिंसिपल स्टेट को ना ये मतलब ऑफ़र दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, चाहे वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएं, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहें। तो देखो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे ज़्यादातर डिक्टेटरशिप आती है। डिक्टेटरशिप इस वजह से आती है क्योंकि एक हैंड में पावर रहेगी तो कोई उनसे बाहर नहीं जा पाएगा। जो भी स्टेट उनसे बाहर जाना चाहेगा तो उस पर मिलिट्री अटैक करके उसे अपने में मर्ज कर लिया जाएगा। तो यही इसमें बात की जा रही है, क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी या फिर एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बनेगी। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बन के क्या किया जा सकता है, एक कंट्री को यूनिफाई किया जा सकता है। यूनिफाई कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अगर मान लो हम एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाते हैं, तो जैसे ही हमारे से कोई हैदराबाद या कोई भी बाहर जाना चाहता है, हम मिलिट्री का यूज़ करते हैं और उसे अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं। कश्मीर हमारे से बाहर जाना चाहता है, हम उसमें मिलिट्री अटैक करते हैं, अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं। लेकिन हमारी कंट्री जो थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस रास्ते को नहीं चुना, उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई। क्योंकि देखो, अगर कहीं पे आप वॉर के थ्रू या सप्रेस करके किसी को अपने अंदर मर्ज करते हो ना, तो वो जो आपकी सक्सेस है वो ज़्यादा दिन तक की नहीं चलती है, फिर वो वापस भी चली जाती है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बात थी। आपको बस सिर्फ फर्स्ट चैलेंज पता होना चाहिए। हमारा फर्स्ट चैलेंज ये था कि इंडिया को यूनाइटेड रखना है, उसकी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है। इंडिया का जो साइज़ था वो एक कॉन्टिनेंटल साइज़ है, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन ये भी उठ रहा था, जो लोग बाग उठा रहे थे, कि क्या इंडिया को इंटीग्रेट कराना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि 565 प्रिंसिपल स्टेट्स थे, उन्हें अपने साथ मर्ज कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बस आपको पता होनी चाहिए, बाकी याद आपको इतना ही करना है। जो हमने पढ़ा था ना, ये द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज से लेके ये डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन्स तक के, ठीक है। नाउ सेकंड चैलेंज, the second challenge was to establish democracy. You have already studied the Indian constitution. You know that constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. These features ensures that a political competition would take place in a democratic framework. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. The challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. तो second challenge था हमारे सामने कि हमें डेमोक्रेसी को establish करना है इंडिया के अंदर। जैसे आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, तो आपको पता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हर किसी को यहाँ पे राइट टू वोट भी दिया गया है। और हमारी कंट्री जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे पूरी कंट्री को रूल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, स्टेट पे हम एमएलएज़ को इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और एमएलए जो है सीएम को इलेक्ट करते हैं, और फिर वो एमएलए और सीएम मिलके जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, रूल करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, यानी पूरी इंडिया कंट्री के लिए देखें, तो हम एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, एमपी पीएम को इलेक्ट करते हैं, पीएम कैबिनेट बनाते हैं। वो पीएम कैबिनेट और जो एमपीज़ होते हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीज़न लेते हैं, ठीक है ना, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमारे लिए लॉज बनाते हैं। इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। और इंडिया देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है जहाँ पे डायरेक्ट पीएम प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते हैं, बल्कि पार्लियामेंट जो है आपस में, पहले पार्लियामेंट में क्या होता है, हम एमपी को चुनते हैं, एमपी कहाँ पे जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाके जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है, तो वो अपने जितने भी सीट मिलती है, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एमपी वाली पार्टी क्या करती है, अपने में से किसी एक को एमपी प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर लेती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यूएसए के अंदर देखो आप, क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन होते हैं। जैसे अभी आपने देखा जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट इलेक्शन होते, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। और अभी हमारी गवर्नमेंट कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखो इसमें यही लिखा गया है, जो लास्ट के अंदर लिखा है, कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। हमारे लिए चैलेंज ये था कि हमें हमारे जितने भी एक्शन हैं, जितने भी हमारी प्रैक्टिस हैं, वो इन अकॉर्डेंस विद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे एक्शंस प्रैक्टिसेस वो भी किसके अकॉर्डेंस में होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग, तभी हम क्या होंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. The Constitution also set out in the directive principle of state policy the welfare goals and the democratic politics must achieve. The real challenges now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverties. तो देखो थर्ड चैलेंज हमारे लिए था कि हमें डेवलपमेंट करना है, और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पूरी सोसाइटी का, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है और
कुछ का नहीं हो पा रहा है। तो हमारा गोल था डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसी वजह से देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इसकी तरफ हमें पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि SC ST को, रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, हम ये सब क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटी। कल्चरल माइनॉरिटी, ठीक है, कल्चरल माइनॉरिटी जैसे आपके शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी हो गए। जैसे आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे भी क्या हो सकते हैं, जो जिनका कल्चर ज़्यादा मतलब फॉलो नहीं किया जाता है इंडिया के अंदर, बहुत कम लोग हैं जो उस कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे भी माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। साथ ही साथ हमारे पास DAP SP भी हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हैं, जो मतलब डायरेक्शन देते हैं किसी स्टेट को कि हमारी पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए, वेलफेयर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। वेलफेयर पॉलिसीज़ यानी कि जो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करे, जो लोगों के वेलफेयर, भलाई की बात करे। उसके अंदर आती हैं जैसे आपको जो आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, शेल्टर है, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करें। तो देखो हमारे लिए चैलेंज ये था कि हमें इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी है जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और एज वेल एज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी हो, यानी कि हमारे यहाँ से पॉवर्टी भी ख़त्म हो जाए। देखिए दी अदर 2 पैराग्राफ्स आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो यू कैन रीड इट योर ओन। ये जो 2 पैराग्राफ नीचे गए हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें आप खुद रीड करेंगे एक बार। तो उससे आपका एक ही क्वेश्चन बनता है जो हम लास्ट हेडिंग पढ़ के आए हैं, व्हाट वर द 3 चैलेंजेस दैट इंडिया फेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये हमारी हेडिंग है। इसके अंदर कुछ सब हेडिंग है जैसे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और उसके बाद है कि आपकी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। इसके अंदर 2 सब हेडिंग है, ठीक है। तो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन जो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, इससे सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या थी एंड टू नेशन थ्योरी क्या थी। द टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग दैट इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट 2 पीपल, दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम, and that why they demanded a separate state for Muslim, that is Pakistan। ये थी टू नेशन थ्योरी। बस इस पूरे पैराग्राफ से यही इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इसे डिटेल के अंदर पढ़ते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। ऑन 1415 अगर 1947 नॉट one but 2 nation state came into existence, that is India and Pakistan. This was a result of partition, the division of British India into India and Pakistan. The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political development that you have read about in the history textbook. According to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consists of not one but 2 people, Hindus and Muslim. That is why it demanded Pakistan a separate country for the Muslim. The Congress opposed this theory and a demand for Pakistan. But several political development in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan. तो देखो 14-15 अगस्त 1947 के अंदर जो है ना, ब्रिटिश इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ और 2 पार्ट के अंदर डिवाइड भी हो गया, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद फिर जो है ना बॉर्डर की जो बाउंड्रीज थी उन्हें डिमार्केट किया गया। डिमार्केट मीन्स बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया दोनों कंट्रीज़ के लिए। अब देखो जो टू नेशन थ्योरी थी जो किसी ने कौन लेके आया था, मुस्लिम लीग, और इसका मानना यह था कि इंडिया जो है दो पीपल से बना है, दैट इज़ हिंदूज़ एंड मुस्लिम। और इसी वजह से वो डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट कंट्री की, किसके लिए, मुस्लिम के लिए, जिसे उन्होंने बाद में क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, पाकिस्तान। देखो कांग्रेस जो थी ना वो इस टू नेशन थ्योरी के बहुत ज़्यादा अपोज थी और वो डिमांड ऑफ पाकिस्तान को हमेशा से रिजेक्ट करके आई थी। लेकिन 1940s के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, और साथ ही साथ ब्रिटिश ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसकी वजह से एक न्यू स्टेट, न्यू कंट्री बॉर्न हुई, दैट इज़ पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखिए प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, तो इससे आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन के प्रोसेस के टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम इंडिया ने फेस की थी, तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। मैं पहले आपको ब्रीफिंग में बता देता हूँ कि कौन कौन से 4 प्रॉब्लम्स थी। तो देखो जब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने की बात हुई तो रिलीजन के बेसिस पे होना था, तो ये डिसाइड किया गया रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे हम कंट्रीज़ को डिवाइड करेंगे, यानी कि जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं उसे पाकिस्तान बना देंगे और जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन कम है वो इंडिया के साथ रहेंगे। तो पहले तो देखो कोई एक सिंगल बेल्ट ही नहीं मिल पा रही थी मुस्लिम की कि जहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम रहते हों।
कुछ मुस्लिम्स क्या नाम है वेस्ट साइड में रहते थे, कुछ ईस्ट साइड में रहते थे। तो दो जगह ऐसे मिली कि वेस्ट साइड में क्या थे, बहुत सारे मुस्लिम एक साथ रहते थे, और ईस्ट साइड में बहुत सारे मुस्लिम रहते थे। तो हमने क्या किया, दो पाकिस्तान बना दी, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, 1971 में ख़त्म हो गया था, और ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म होकर क्या बन गया था, बांग्लादेश। जो पहले आज बांग्लादेश है वो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान है वो है। तो देखो, पहला ये था ना कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम होंगे उसे पाकिस्तान बना देंगे, तो दो जगह पे हमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम की पॉपुलेशन मिली जहाँ पे मुस्लिम कंसनट्रेटेड थे, दैट इज़ ऑन द वेस्ट साइड एंड द ईस्टर्न साइड। इसी वजह से वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दो पाकिस्तान बना दिए गए। सेकंड प्रॉब्लम ये आई, देखो ये कहा गया था ना कि जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे उसे क्या बना दिया जाएगा, पाकिस्तान। लेकिन कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जैसे NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसके जो लीडर थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे थी मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा, मुस्लिम ज़्यादा कंसनट्रेटेड थे, लेकिन उसके बावजूद भी खान अब्दुल गफ्फार खान चाहते थे कि जो NWFP है वो किसके साथ ना मर्ज हो, पाकिस्तान की, वो इंडिया के साथ आना चाहते थे, और वो टू नेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम ये थी। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन है, साथ ही साथ वहाँ पे नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि ऐसा था वहाँ पे 60-70% मुस्लिम, बाकी 30-40% हिंदूज़। तो ऐसी टेरिटरी को ना पाकिस्तान में मर्ज कर सकते थे ना इंडिया में, तो ऐसा क्या किया, ऐसी टेरिटरीज़ को फर्दर बाइफरकेट किया गया। फर्दर बाइफरकेट यानी कि डिवाइड किया गया। जैसे आपने देखा होगा पंजाब, पंजाब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो पंजाब के दो टुकड़े कर दिए गए थे, एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया और एक हिंदुस्तान में। ऐसे ही देखो, जो बंगाल था ना उसे भी दो टुकड़ों करके बनाया गया था, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो इंडिया के अंदर है ही, ईस्ट बंगाल जो था उसे क्या बना दिया था, ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है। और देखो, इसी प्रॉब्लम की वजह से फोर्थ प्रॉब्लम सामने आई, और जो कि सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम थी, सबसे डिफ़िकल्ट मतलब सिचुएशंस थी उस टाइम पे, यही कि देखो जब ऐसा किया ना गया ना, तो लोगों को ये नहीं पता था कि वो इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, जब पार्टीशन हुआ। ठीक है, अब दोनों बॉर्डर के साइड पे माइनॉरिटीज़ हो गई, मुस्लिम के पाकिस्तान के साइड पे कौन हो गए, सिख एंड हिंदूज़ क्या हो गए, माइनॉरिटीज़ के रूप फॉर्म में, और इंडिया के अंदर क्या हो गया, जो पंजाब और वेस्ट बंगाल वाला एरिया था यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की फॉर्म में हो गई। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की गई, ठीक है ना, दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये चौथी प्रॉब्लम थी जो हमने फेस की थी एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, अब हम इसे डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। Thus, it was decided that what was till then now as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majority. This basically means that areas where the Muslims were in majority would take up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. तो देखो, अब जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होना था, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, ये जो प्रोसेस था सिर्फ पेनफुल नहीं था बल्कि वेरी डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था इसे डिसाइड करना और इसे इम्प्लीमेंट करना। तो देखो, एक प्रिंसिपल फॉलो किया गया, और प्रिंसिपल जो फॉलो किया वो क्या था, रिलीजियस मेजोरिटी, कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे वो किसकी टेरिटरी बन जाएगी, पाकिस्तान की, और द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल स्टे विद इंडिया, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा वो किसके साथ रहेगा, इंडिया के साथ। देखो, द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट ऑल presented all kinds of difficulties. First of all, there was no single band of Muslim majority area in British India. There were two areas concentrated, one in the east and one in the west. There was no way these two major parts could be joined. So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, सेपरेटेड बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो देखो, इसके अंदर बताया फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि फर्स्ट चैलेंज बताया हुआ है कि देर इज़ नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। मुस्लिम मेजोरिटी की कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी, कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम कंसनट्रेटेड हों। दो एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम कंसनट्रेटेड थे। फर्स्ट इज़ ऑन दी वेस्ट साइड एंड अनदर वन इज़ ऑन दी ईस्ट साइड ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो वेस्ट एंड ईस्ट साइड के अंदर मुस्लिम कंसनट्रेटेड थे, तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था इन दोनों को ज्वाइन करने का। तो हमने क्या किया, एक वेस्ट पाकिस्तान बना दिया और एक ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, और उसके बीच में बहुत सारी इंडिया की टेरिटरी आ रही थी। Second problem. Second, not only Muslim majority areas want. Second, not all majority areas wanted to be in Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of the Northwest Frontier Province and also known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two-nation theory. Eventually, his voice was simply ignored, and the NWFP was made to merge with Pakistan. सेकेंड प्रॉब्लम हमारे सामने क्या थी, जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाएं। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो कि अनडिस्प्यूटेड लीडर है NWFP के, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, वो स्टॉन्चली यानी कि बहुत स्ट्रांगली अपोज करते थे किसी टू नेशन थ्योरी के, और उन्होंने, लेकिन उनकी जो वॉइस थी उन्हें इग्नोर कर दिया गया, और जो NWFP थी उसे किसके साथ मर्ज कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ। Now move to the third problem.
The third problem was that two of the Muslim majority province of British India, that is Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majority. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at a district or even lower level. This decision could not be made by the midnight of 14-15 August. It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan. The partition of these two provinces caused the deepest storm of the partition. तो देखो थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जैसे पंजाब और बंगाल, वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है। तो फिर ये डिसाइड किया गया, देखो इन्हें फर्दर बाइफरकेट किया जाएगा इन एरियाज़ को, दैट इज़ पंजाब एंड बंगाल को। और ये डिसीजन जैसे ही लिया गया, ठीक है ना, इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे उन्हें इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये नहीं पता था वो इंडिया से बिलोंग करते हैं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था। ट्रॉमा मीन्स यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बाग परेशान थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। And this was related to the fourth and the most intractable of all the problems of partition. This was the problem minorities on both sides of the border. Lack of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on in the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas found themselves trapped. They were to discover that they were undesirable aliens in their own home, in the land where they and their ancestors had lived for centuries. As soon as it became clear that a country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack. No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. But very soon, the violence went out of control. The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours' notice. तो देखो जो थर्ड प्रॉब्लम थी उसी की वजह से क्या आई, फोर्थ प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो लैक्स ऑफ हिंदूज़ थे, यानी कि मुस्लिम लैक्स ऑफ हिंदूज़ एंड सिख थे, जो मतलब माइनॉरिटीज़ जो है ना रह गई थी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। हिंदूज़ किस साइड, हिंदू एंड सिख किस साइड माइनॉरिटी थी, पाकिस्तान के साइड में, और मुस्लिम कहाँ पे माइनॉरिटी थे, इंडिया के पंजाब एंड बंगाल के एरिया के अंदर, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे क्या थे, माइनॉरिटीज़ की फॉर्म में रह गए थे। और इन्होंने अपने ही घर में ऐसा लग रहा था जैसे हम एलियंस हैं, एलियंस यानी कि फॉरनर्स हैं, और आपने आपको ट्रैप्ड फाउंड कर रहे थे। ट्रैप्ड यानी कि जैसे हम फंस गए सब के सब। और जैसे ही पार्टीशन हुआ, जो माइनॉरिटीज़ थी इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो हिंदू एंड सिख थे उन पे पाकिस्तान में अटैक होने लगे, जो मुस्लिम थे पंजाब एंड बंगाल के अंदर उनके ऊपर अटैक करने लगे। और ये इतनी ज़्यादा वायलेंस हुई, इसको कोई एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा था कि इतनी ये जो वायलेंस है इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। किसी के पास भी इसके लिए कोई प्लान नहीं था कि इसे कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसे मैनेज किया जाए। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने वो सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम जो है टेम्प्रेरी यार कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये जो वायलेंस थी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और जो माइनॉरिटीज़ थी बॉर्डर के दोनों साइड पे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट दे हैव टू लीव देयर होम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।